हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 6th क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्यन एम्पायर हम देखने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं हमारा मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप देख पा रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक था। आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, तो कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। सिकंदर से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने एक सेना का गठन किया और वर्तमान पूर्वी भारत में मगध में नंद शक्ति को उखाड़ फेंका, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने बल और संधियों के बल पर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त ने प्रधानमंत्री कौटिल्य ने कभी कभी चंद्रगुप्त को सलाह दी और साम्राज्य की विरासत में योगदान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद शक्ति को उखाड़ फेंका और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने बल और संधियों के बल पर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लिया और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उसने कभी कभी चंद्रगुप्त को सही सलाह दी, जिसकी वजह से साम्राज्य की विरासत में और उसका चंद्रगुप्त पर काफी ज्यादा विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। ये समझते हैं कि मौर्य काल के स्रोत, मतलब कि मौर्य काल हमें कहाँ से सीखने को मिलता है, कहाँ से देखने को मिलता है। तो इसमें आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। फिर दूसरे में है अशोक के शिलालेख। तो अशोक के शिलालेख में भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। वह सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत मेगस्थनीज की इंडिका जो बुक है, वहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। और फिर उसके बाद है जो है दिव्यावदान और अशोकवदान। तो यहाँ से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक मौर्य साम्राज्य, समाज और उनके धर्म। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से इसको भी समझेंगे कि मेगस्थनीज और बाद में यूनानी लेखकों ने मौर्य काल के भारतीय समाज को 7 अलग समूहों में अलग-अलग विभाजित करके बताया है, जैसे कि दार्शनिक, कृषिक, शिकारी और चरवाहे, कारीगरी और व्यापारी, पर्यवेक्षक यानी जासूस होते हैं, और राजा के सलाहकार। तो ये सभी जो है मेगस्थनीज के यूनानी लेखकों ने मौर्य काल के भारतीय समाज को 7 अलग-अलग समूहों में बाँटा था। मतलब कि मेगस्थनीज ने ये बताया कि दार्शनिक, कृषिक, शिकारी, चरवाहे, कारीगर, व्यापारी, पर्यवेक्षक, ये सभी लोग यहाँ पे रहा करते थे। इसी तरह ये व्यवसाय वंशानुगत थे, मतलब कि इनका घर परिवार से ही उन्हीं के कामकाज में कोई आगे बढ़ता था। जैसे कि पिता अगर शिकारी हैं तो उनका बेटा भी शिकारी बनेगा, पिता अगर कारीगर है, उनका बेटा भी आगे बड़ा होकर कारीगर बनेगा। तो ये वंशानुगत था। समूहों के बीच अंतर्विवाह की अनुमति नहीं थी। मतलब कि समूह में जो भी ये सारे लोग थे, दार्शनिक, कृषिक, शिकारी, कारीगर, ये अंतर्विवाह नहीं कर सकते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है धर्म। इनका क्या था? चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाया और जो बिंदुसार ने आजीविकाओं का समर्थन किया। अशोक ने अपने निजी जीवन में बौद्ध धर्म का पालन किया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रजा पर कभी नहीं थोपा। तो चंद्रगुप्त का जो धर्म माना जाता है वो जैन धर्म उन्होंने अपना लिया था, और जो बिंदुसार ने आजीविका का समर्थन किया। अशोक ने अपने निजी जीवन में जो बौद्ध धर्म अपनाया था, पर अशोक ने कभी ये नहीं कहा कि अपने प्रजा से कि आपको भी ये धर्म अपनाना है। आगे देखते हैं जो कि है मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था आइए समझते हैं। मौर्य साम्राज्य के दौरान कृषि प्रमुख क्षेत्र था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य के लोग जो है वो कृषि को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, जिसका राजस्व और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान था। उपजाऊ मिट्टी ने 2 फसल चक्रों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया, जिसमें कि खाद्यान्न और गन्ना व कपास जैसी व्यावसायिक फसलें शामिल थीं। सूती कपड़े बुनने जैसे शिल्प व्यापक जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विविध होती चली गई और जीविका की ज़रूरतें से आगे बढ़ती गई, व्यापार और विनियम जो है महत्वपूर्ण होते चले गए। तो जैसे-जैसे लोग और सारी चीज़ें सीखने लगे, वैसे-वैसे जो है आजीविका जो बढ़ने लगी, लोग ज़्यादा तरीके से काम कर सकते थे, अच्छे तरीके से काम कर सकते थे, पैसे भी ठीक-ठाक कमा सकते थे। तो ये विविधता धीरे-धीरे समय के साथ आती चली गई मौर्य साम्राज्य काल में। आगे है मौर्य साम्राज्य की भूमि राजस्व। तो इसमें हम देखेंगे कि मौर्य युग प्राचीन भारत की कराधान प्रणाली के विकास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। समाहर्ता समाहर्ता में समझते हैं क्या होता था? मौर्य साम्राज्य का राजस्व जो है संग्रहकर्ता वह पर भी उसका नियंत्रण था। फिर है जो है क्षत्रिय धाता।
तो क्षत्रिय दत्ता क्या है, राजकोष और भंडार का प्रभारी अधिकारी था। भूमि कर किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाला उपज का 1/4 भाग लिया करता था। किसान पिंडकार नामक कर देते थे, जो किसानों द्वारा गांवों के समूह पर लगाया जाता था। अन्य कर थे जैसे कि बलि और हिरण्य। तो हिरण्य का मतलब होता था नगद में भुगतान करना, मतलब कि अभी हम जो भी दूध दुकान वगैरह में देखते होंगे कि पैसा दो और फिर सामान लो, मतलब नगद भुगतान चलता था। हिरण्य का मतलब यही था। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मतलब कि मौर्य साम्राज्य किस तरह से खत्म हुआ। इसमें है अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व के साथ मौर्य की शाही सत्ता कमजोर पड़ने लगी और अंततः 180 ईसा पूर्व में उसका पतन हो गया। इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, जैसे कि अशोक के उत्तराधिकारी। तो इसमें क्या था, अशोक के बाद साम्राज्य विखंडित हो गया और शासकों का शीघ्र ही उत्तराधिकारी हो गया। इससे प्रशासन पर सही नियंत्रण कमजोर हो गया। इस शासकों के बहुत कम समय तक शासन किया, इसलिए वे न तो नई शासन नीतियां बना सके और ना ही पुरानी नीतियों को कायम रख सके। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य का जो है पतन हुआ और धीरे धीरे अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने लगी, क्योंकि जो शासन व्यवस्था थी वो सही से नहीं चल पा रही थी, नई नीतियां नहीं बन पा रही थी और जो पहले से चल रही थी वो भी अच्छे से नहीं पूरी हो पा रही थी। तो यही इसका मेन रीजन है कि मौर्य साम्राज्य जो है अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य से यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं मौर्य साम्राज्य से। तो आइए देखते हैं उन्हें भी, और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, और यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र में बदलने से पहले इसमें से ऐसी कौन सी जगह थी जो मगध की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जगह थी, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर थी, राजगीर या फिर राजगिर थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने नीचे देखा कि राजगिर जो है अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगिर का अपना एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल था। तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले जो है मगध की राजधानी थी कौन, राजगिर थी। लेकिन इस समय जो है राजगिर जो थी पाटलिपुत्र में, राजगिर की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई है, लेकिन पहले ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है चंपारण में। और चंपारण कहाँ पड़ता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ये बिहार में पड़ता है। तो जैसा आप नीचे देख रहे हैं कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। तो ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ, जो डिटेल में आंसर लिखे हुए हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से देखेंगे और इससे भी कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 और 268 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान जो है शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे। तो ऐसा कौन सा मौर्य सम्राट था जो कि 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभ पे अपने लेख को जो है उत्कीर्ण करवाता था, मतलब लिखवाता था। तो ये कौन था, ये अशोक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक इसका राइट आंसर है। नीचे आप देख रहे हैं, मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभ पर अपने लेख उत्तीर्ण कराए थे। अशोक ने शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धम्म का जो है प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य के अभिलेखों की स्थापना करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सम्राट अशोक का पितामह कौन था। तो सम्राट अशोक का पितामह कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवन नाम प्रिया एवं प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात के आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसी वजह से जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो इसी वजह से श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म हमें देखने को मिलता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो ऐसा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गिरनार। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा स्थल है जो आधुनिक गुजरात में है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, तो गिरनार में है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं, गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों में पश्चिम और पूर्वी दिशा में जो है भादस, रोजा, शंतरुजी और घेलो नदियां बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा कौन सा आधुनिक जो स्थल है अभी जो गुजरात के स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है, तो गिरनार में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व दिया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा जो है अनंत पद्मनाभन को हराया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो आपने इस चीज को अच्छे से याद रखा। ऑप्शन नंबर जो सी का राइट आंसर था कौन? अशोक। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर बनेगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि अशोक के जो अभिलेख है ब्राह्मी जो है खरोष्टी, आयरमेइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए थे, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो प्राकृत भाषा या फिर ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर अभिलेख लिखे गए थे अशोक के। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसी प्रांत को, जो ऐसा कौन सा प्रांत है जिसे कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो वो है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी जो है वो कर्नाटक में मौजूद है, आप इसे याद रखेंगे। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी भी हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी यूनानी शासक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं सेल्यूकस निकेटर जो है सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह सीरिया जो कि यूनान में है वहां का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजय देशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के लिए उसके उद्देश्य 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था। तो मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित जो है सारनाथ चतुर्मुख किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी बलुआ पत्थर के द्वारा इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख जो है धर्मचक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बलुआ पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं
ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो किस नदी को पार किया था? तो सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वो तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उसने झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के राजा जो है पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को जो हाइडेस्पीड या झेलम वितास्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे कि उसे किस नदी को पार करके आना पड़ा था भारत में? तो सिंधु नदी को पार करके आना पड़ा था भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश मध्य जो है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो भगवान बुद्ध के सम्मान में जो सम्राट अशोक ने बनवाया था वो स्मारक कौन है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो जो स्मारक है वो है सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर छोटा सा एक गांव है। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप जो है, धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया। तो धामेक स्तूप किस शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य के शासनकाल के अधीन हुआ था जो है धामेक स्तूप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध काउंसिल जो है किसके द्वारा हुई थी? तो अशोक के द्वारा हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध परिषद बौद्ध काउंसिल जो है अशोक के द्वारा की गई थी। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, तृतीय बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है मेगल लिप्सु तिस्सा द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक तर्कसिद्धि रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो किसके पोते थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। तो आप इसका राइट आंसर याद रख सकते हैं कि अशोक ने तर्क सिद्ध रूप से मतलब हर तरीके से संभव प्रयास किया और उसमें कलिंग पे विजय प्राप्त की। मतलब ऐसी जीत थी वो कि जिसे कोई भी जो शासक है उसे इनकार नहीं कर सकता कि आपने गलत तरीके से जीता या फिर थोड़ा-सा चालाकी दिखा के जीती। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग से तर्क सिद्धि था। तो किसने किया? अशोक ने किया था कलिंग पर विजय प्राप्त और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के बीच जो है कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के जो है शासक जो है बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे इस समय जो है वो थे विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त थे। आगे बढ़ते हैं, जो कि नीचे आप देख पा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, इनका अन्य नाम चाणक्य और कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और यह पूरे भारत में एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। आगे आते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन आता है, चाणक्य क्या एक नया अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को और किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, जो कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो है उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो राजगिर से हटाकर किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र किया था? तो मगध की राजधानी पहले राजगीर हुआ करती थी पर उसने बदल दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक हो जाएगी इंडिका हो जाएगी। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसी तरह एक और पुस्तक है हर्षचरित, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है अगली पुस्तक मालविका कबनिकमित्रम, ये कालिदास की पुस्तक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी और प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो है वो ब्राह्मी और जो है प्राकृत लिपि में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अधीक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने किया है। तो आप इसे याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य, इनका तीनों एक ही व्यक्ति है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि का एक महान ग्रंथ है। अब इसके भी याद रखेंगे। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध ही मौर्य काल से है। तो इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था? तो किसमें किया गया था? 13वें शिलालेख में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर बनेगा कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था। तो इसमें आप नीचे देख रहे होंगे, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने विचलित होकर अशोक ने बौद्ध नीति जो है युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के। बिंदुसार इनके पिता का नाम था, क्योंकि पिता के बाद बेटा ही वहाँ का अधिकारी बनता है, तो इसलिए सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान देश से संबंधित थे। तो अशोक किससे संबंधित थे? मौर्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश से समाप्त किया? तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश के द्वारा मौर्य वंश समाप्त हो गया था। तो आप याद रखेंगे, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ के हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत के 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश का प्रथम शासक बना था। तो मौर्य वंश किसके द्वारा खत्म हुआ था? किस वंश के द्वारा? तो बृहद्रथ के द्वारा खत्म हुआ था, शुंग वंश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो है अंतिम सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। फिर इसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसे पराजित कर दिया था और पुष्यमित्र शुंग ने इस राजवंश की स्थापना की, शुंग वंश की। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि मौर्य काल साम्राज्य जो है हमारा, ये किस तरह से था, मौर्यन एम्पायर हमारा, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे, वो किस टाइप से थे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसी यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे जो आपकी एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।